चलिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वैल्यू ऑफ सप्लाई देख रहे थे, सम्स कंटिन्यू कर लेते हैं। कल वाले जो इलस्ट्रेशंस करवाए थे उसमें कुछ क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है तो समझ नहीं आया, क्लियर है कल वाले सारे पॉइंट्स। आगे के टॉपिक्स देख लेते हैं और जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हैं उसमें सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन नंबर 24 है वो देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लो कि आप डेटा में बोला क्या है, फिर कौन सा रूल लगाना है, क्या करना है, आपको अपने आप रिलेट होगा। यहाँ पे बोला है होम अप्लायंसेस लिमिटेड एक कंपनी है, फरीदाबाद में लोकेटेड है। इनके कुछ 15 एजेंट्स है अक्रॉस द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो पूरे हरियाणा में अराउंड 15 एजेंट्स के थ्रू ये लोग काम कर रहे हैं। द स्टॉक ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स इज डिस्पैच्ड ऑन जस्ट इन टाइम बेसिस। जस्ट इन टाइम बेसिस का मतलब क्या, जैसे ही ऑर्डर आएगा इमीडिएट डिस्पैचिंग कर देंगे, कोई इन्वेंट्री कोई मेंटेन नहीं करना। एक चीज क्या होती है कि मैंने एज अ डीलर या एज अ कंपनी ओनर आपके वहाँ स्टॉक भिजवा दिया, आप एज एन एजेंट स्टॉक होल्ड कर रहे हो, एंड देन फिर क्या हो रहा है, जो आगे जैसे ही ऑर्डर आता है आप डिलीवर कर देते हो। जस्ट इन टाइम का मतलब है जीरो इन्वेंट्री अप्रोच। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा इमीडिएटली कंपनी से गुड्स आएंगे और वो गुड्स आपको पास ऑन कर दिए जाएंगे, वो सिचुएशन होगी, वैसे बोला है। आगे की बात देख लेते हैं। होम अप्लायंसेस लिमिटेड इज ऑल्सो एंगेज इन द होलसेल सप्लाई ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स इन फरीदाबाद। तो इनकी हेड ऑफिस जो है फरीदाबाद में है, बाकी पूरे हरियाणा में इनके एजेंट्स काम कर रहे हैं वैसा। तो ये लोग एजेंट के थ्रू भी गुड्स बेच रहे हैं पूरे स्टेट में, और अपनी लोकल लोकेशन पे ये लोग होलसेल में भी सप्लाई कर रहे हैं, वैसे बोला। An agent places an order for dispatch of vacuum cleaners on the given date. Home Appliances Limited has sold 20 vacuum cleaners to a retailer in Faridabad on 8th December 2019 for rupees 1,30,000. The agent effects the sale of 20 units to a dealer who would effect the sales on MRP basis, that is at 7,000 rupees per unit. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो दो चीजें हो रही है। एक पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो कंपनी का ओनर है या जो रजिस्टर्ड सप्लायर जिसे अपन बोल रहे हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन वो होलसेल बेसिस पे है, ये बोला हुआ जो फरीदाबाद में लोकल सेल कर रहा है। और दूसरा बोला है कि रजिस्टर्ड सप्लायर अपने एजेंट को गुड्स पास ऑन करता है और वो एजेंट आगे कस्टमर को बेच रहा है बाकी लोकेशंस पे एक्सेप्ट फरीदाबाद, ये बताया हुआ है। अब इस सिचुएशन में आपको रेट्स दे रखे हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो किस रेट पे हो रहा है और यहाँ पे सप्लाई हो रहा है वो किस रेट पे हो रहा है। अमाउंट एक बार बता दो, क्या बोलोगे? एक अमाउंट तो आपको दे रखा है 1,30,000। ये 1,30,000 क्या है? ये एजेंट को बेच रहे हैं या फिर रिटेलर को बेच रहे हैं, मतलब होलसेल में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यहाँ बोला होम अप्लायंसेस लिमिटेड हैज सोल्ड 20 वैक्यूम क्लीनर्स टू अ रिटेलर इन फरीदाबाद ऑन 8 दिसंबर 2019 फॉर रुपीज 1,30,000। तो ये एक अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे तो डायरेक्टली फरीदाबाद में बेचा है ना, लोकल लेवल पे, तो कितने कितने अमाउंट में बेचा? 1,30,000। और टोटल कितने यूनिट्स है? 20 यूनिट्स, ये बता दिया। अच्छा, ये वाला जो डेटा है एजेंट वाला, उसमें क्या हो रहा है? The agent effects the sale of 20 units to a dealer who would effect the sales on MRP basis, that is at 7,000 rupees per unit. अच्छा, रजिस्टर्ड सप्लायर ने एजेंट को कितने पे गुड्स दिया वो तो बोला नहीं है, लेकिन ये बोला कि वो जो एजेंट है जब आगे वो गुड्स बेच रहा है तो वो कितने में सेल हो रहा है, तो उसमें बोल दिया 7,000 रुपीज पर यूनिट। और ऐसे कितने यूनिट्स है? 20। तो कितने का अमाउंट हो गया? 1,40,000। अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है कि जो कैलकुलेशन अपन करते हैं, अगर रूल अप्लाई करें तो रूल 27 से आप स्टार्ट करो। ये सिचुएशन कौन से रूल में कवर हो रही है बता सकते हो? भले आप थियरी में आगे देख लो। रूल 27 है, 28 है, 29 है। 29 उसमें बोला है थ्रू एन एजेंट। आप देख लो एक बार, तीनों रूल एक बार रिवाइज कर लो। 27 में क्या देखा हमने, 28 में क्या देखा, 29 में क्या था, और थियरी से आपको ये रिलेट होगा कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। टाइटल पढ़ोगे ना तो ही क्लियर हो जाएगा। हाँ, 29 अप्लाई हो रहा है थ्रू एन एजेंट, वैसे बोला हुआ है। और आपको जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब अगर सिचुएशन याद हो तो उसमें ऐसे ही था कि भाई मैं एजेंट को गुड्स दे रहा हूँ, एजेंट आगे पास ऑन कर रहा है, ये सिचुएशन थी। तो बीच में एक इंटरमीडिएरी एजेंट था। अब उसमें अगर आप रूल 29 में देखो तो बात होगी अब वैल्यूएशन की, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालना है। तो हमने देखा था कि या तो वो ओपन मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन है, या फिर उसके बाद लाइक काइंड एंड क्वालिटी और रूल 30 वाला ऑप्शन है, या फिर इसके अलावा स्टार्टिंग में एक वो 90% वाला ऑप्शन भी था, आपको याद आ रहा है? तो हमने देखा था कि या तो इस रास्ते पे चलो, ओपन मार्केट वैल्यू की तरफ जाओ,
या फिर आप ये 90% वाला भी यूज कर सकते हो। इन दोनों में से क्या करना है वो आपकी चॉइस है। अब हमारे पास इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सब डेटा अवेलेबल है या नहीं मुझे बताओ। ये जो अमाउंट है 1,30,000 ये क्या है, दिस इज ओपन मार्केट वैल्यू, क्योंकि रजिस्टर्ड सप्लायर अपने यहाँ पे फरीदाबाद में लोकल में रिटेलर को 20 यूनिट्स ऑफ वैक्यूम क्लीनर कितने रुपए पे बेच रहा है, 1,30,000। तो आउटसाइडर को, अननोन कस्टमर को अपने जितने रेट पे बेचते हैं उसी को बोलते हैं ना ओपन मार्केट वैल्यू। तो ये 1,30,000 और कुछ नहीं है, दिस इज ओपन मार्केट वैल्यू। समझ में आई ये बात। अननोन बायर सेलर के बीच में जो डील होती है जिस प्राइस पे, उसको हम ओपन मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये 90% वाला कैलकुलेशन करना हो तो आपको याद होगा रजिस्टर्ड सप्लायर ने एजेंट को बेचा, एजेंट ने आगे अनरिलेटेड बायर को या कस्टमर को बेचा, ये ट्रांजैक्शन कितने रुपए पे हुआ, 1,40,000। तो इस 1,40,000 का 90% विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई हियर। ये जो ट्रांजैक्शन है वो कितने में हुआ, 90% पे हुआ, ऐसा हम मान लेंगे। ये एक ऑप्शन हमारे पास था। तो 1,40,000 का 90% आप गिनो कितना आएगा, 1,26,000। अब आपके पास चॉइस है कि आपको ये अमाउंट सिलेक्ट करना है या ये अमाउंट सिलेक्ट करना है। बोलो दोनों में से क्या करोगे, चॉइस आपकी, दोनों ही अच्छे हैं। कोई एक सिलेक्ट करना हो तो 1,30,000 या 1,26,000 वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको मानोगे, चॉइस आपकी, हायर या लोअर। लोअर ना, जीएसटी कम लगेगा, लोअर मानो ना। डिपार्टमेंट बोल रहे हैं दोनों में से जो अच्छा लगे आप सिलेक्ट करो। तो ऑब्वियसली मैं तो लोअर अमाउंट सिलेक्ट करूंगा ताकि जीएसटी का अमाउंट जो है वो मिनिमाइज हो जाए और सामने जो मेरा बायर है उसका जो जीएसटी का बर्डन है वो कम हो जाए। तो मैं हायर अमाउंट तो ऑब्वियसली सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो रूल के हिसाब से हम चल रहे हैं, अपने मन से और कुछ नहीं कर रहे। पहले हमने ये देखा कि सिचुएशन कौन से रूल में आ रही है, तो भाई रूल नंबर 29। फिर रूल नंबर 29 बोलता क्या है, या तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो या फिर स्टार्टिंग में आप 90% अमाउंट ले लो। 90% किसका, जिस प्राइस में आपका एजेंट आगे अनरिलेटेड बायर को बेचता है उसका 90%। अनरिलेटेड बायर को ये बेच रहा है 7,000 पर यूनिट के हिसाब से, 1,40,000 का कंसाइनमेंट है, उसका 90% हो गया 126। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, जब हम डायरेक्टली अनरिलेटेड बायर को बेचते हैं तो किस प्राइस पे ट्रांजेक्शन होता है, वो प्राइस यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है 1,30,000। सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। तो इन दोनों में से मैं तो वही सिलेक्ट करूंगा जो लोअर होगा, ताकि जीएसटी का बर्डन हम सबके ऊपर मिनिमम हो। ठीक है, तो फाइनली वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या सिलेक्ट होगी, 1,26,000। दोनों ऑप्शन है, आपको आंसर भी वैसे ही कोट करना है कि भाई हमारे पास रूल के हिसाब से दोनों ऑप्शन है, बट हम सिलेक्ट वो करेंगे जो मिनिमम होगा ताकि जीएसटी का बर्डन कम हो जाए। तो फाइनल आंसर अपना 1,26,000। तो इस तरीके से आपको रूल को इम्प्लीमेंट करना है। ये एक एग्जाम्पल यहाँ से मिल गया। बोलो कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक पता चल रहा है, ठीक है, आप सॉल्यूशन नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद, इट इज इलस्ट्रेशन नंबर 30। कल अपन बात कर रहे थे रूल 32 सब रूल 5, दैट इज इलस्ट्रेशन 30। उसके बेसिस पे ही है वो सेकेंड हैंड कार वाला। तो रूल में मैंने आपको बोला था भाई मैं सेकेंड हैंड कार का डीलर हूँ। अगर मैं किसी से कार परचेज कर रहा हूँ, मैं आपसे कार परचेज कर रहा हूँ और आप यूजर हो, आप अनरजिस्टर्ड हो, तो मैं आपसे जो कार परचेज कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई जीएसटी देना नहीं, ना ही आपको मुझसे कोई जीएसटी कलेक्ट करना, ये हमने कंडीशन देखी। फिर जब मैं आगे गाड़ी बेचूंगा तो मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो मुझे तो बायर से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। बट वो जीएसटी कितने अमाउंट पे कलेक्ट करना है, कैसे गिनना है, उसमें ऑप्शंस दिए थे। अगर मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर रहा हूँ तो मैं मार्जिन स्कीम में जा सकता हूँ, और अगर आईटीसी क्लेम कर रहा हूँ पीछे तो फिर नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से फुल अमाउंट पे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है इलस्ट्रेशन 30 में। अब डेटा के साथ बात कर लेते हैं। देखो ये वाला नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है मैं इस तरफ लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 30 देख लो। अब यहाँ पे बोला है मिस्टर रोहन इज एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग सेकेंड हैंड कार्स इन जयपुर। During the month of December 19, he supplied a used car after some processing at rupees 6 lakhs, which he purchased from customer at rupees 5,40,000, and no input tax credit has been availed on such purchase. Compute the value of taxable supply. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रोहन है ये डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर है, इसने कहीं से यूजर से कार परचेज की और अब ये आगे बायर को कार बेच रहा है। ये सिचुएशन है जैसी अपन ने देखी थी। अब यहाँ पे बोला है कि रोहन ने इसे जब गाड़ी परचेज की तो 5,40,000 रुपीज़ पे किया, फिर इस पर थोड़ा बहुत उसने रिपेयरिंग सर्विसिंग करके कार को आगे सेल किया, कितने रुपए में, 6 लाख रुपीज़। ये डेटा है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि रोहन कोई आईटीसी क्लेम करने वाला नहीं है। इसका मतलब कि पीछे उसने जो पेमेंट किया उसमें कोई जीएसटी नहीं गया होगा। अब अगर आईटीसी क्लेम नहीं करने वाला है तो उसके पास क्या ऑप्शन है
कि वो मार्जिन स्कीम में जा सकता है। तो अब जब ये बायर से वो जीएसटी कलेक्ट करेगा तो कितने अमाउंट पे जीएसटी कलेक्ट करेगा, डेटा आपके सामने 60,000, ठीक है। वहां आपने देखा तो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा इन दोनों का डिफरेंस होगा 6 लाख माइनस 5,40,000, दिस इज 60,000। तो जीएसटी सिर्फ 60,000 पे आएगा, फुल अमाउंट पे नहीं आएगा। तो इसमें इस बायर का भी फायदा है, उसको सिर्फ 60,000 पे जीएसटी देना है। बट यही अगर पीछे इसने जीएसटी पे किया होता तो फिर ये मार्जिन स्कीम में जाता ही नहीं, फिर ये क्या करता, पूरे 6 लाख पे जीएसटी कलेक्ट करता और पीछे जितना पे किया था उसका आईटीसी ले लेता, वो नॉर्मल प्रोविजन हो गया। तो ये मार्जिन स्कीम तभी अवेलेबल है जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने हो। आया समझ में? तो जो कल अपन ने देखा 32 सब रूल 5, वो आपको यहाँ पे इलस्ट्रेशन 30 में उसका एप्लीकेशन पता चल गया, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देख लो, कुछ क्वेरी कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है और वो पॉइंट पे कल अपन ने बात की नहीं थी, अच्छा एग्जाम्पल में कवर हो जाएगा पॉइंट। वहां पे बोला कि अगर ये जो कार है 5,40,000 के बदले कुछ अलग अमाउंट पे परचेज की गई होती, सपोज 6,20,000, ये दूसरा क्वेश्चन, तो इस सिचुएशन में फिर मार्जिन क्या होता और जीएसटी कितने अमाउंट पे कलेक्ट होता है? कुछ मार्जिन फॉर्मूला के हिसाब से तो माइनस में चला गया ना, लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 आएगा और कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, समझ आ गया। तो ये वाली सिचुएशन में क्योंकि मार्जिन बन ही नहीं रहा ना, 6,20,000 का तो आपका परचेज है और सामने 6 लाख में आपको गाड़ी सेल करनी पड़ी, तो यहाँ तो 20,000 डेफिसिट हो गया ना। तो डेफिसिट हो गया मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 है, मार्जिन स्कीम में जा रहे हो तो कोई जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है, आप बोलो सर ऐसा नुकसान में कौन गाड़ी बेचता है? सेकेंड हैंड कार्स के बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर रहता है, कभी कभी आपकी परचेज प्राइस आप रिकवर नहीं कर पाते, उसका रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बीच में अभी जैसे केस आया था, जो ये कार के इंजन होते हैं ना, इसमें एक BS6 इंजन आया, अभी 2-3 साल हो गए, कोविड के बाद लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। एक्चुअली बोला था कि मार्च 20 के बाद BS6 वाले इंजन ही जो है वो आप बना सकते हो। तो सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज को गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए। इसके पहले जो इंजन आते थे वो BS4 आते थे। BS4 का मतलब भारत स्टेज बोला जाता है, दैट इज अ पॉल्यूशन लेवल इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हर गाड़ी आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की वजह से पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, बट वो पॉल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज द रूल। वो लिमिट जो है उसको ये भारत स्टेज बोला जाता है, इट इज अ स्टैंडर्ड कि भाई कितना पॉल्यूशन हम ऑफिशियली कर सकते हैं। BS4 वाला जो स्टैंडर्ड है वो कितने साल से चल रहा था, 10 साल से ऊपर हो गए, गवर्नमेंट ने उसको अपग्रेड नहीं किया था, तो BS5 के बदले सीधा BS6 लेके आए। फर्क क्या होता है, इस इंजन में जितना कार्बन एमिशन अलाउ किया गया था, यहाँ पे जो कार्बन एमिशन है उसको और कम कर दिया। बोला अब यहाँ पे जितना अलाउड था उतना भी नहीं कर सकते, इंजन को और रिफाइन करो, ऐसे इंजन बनाओ जिसमें जो CO2 का एमिशन है वो और रिड्यूस हो जाए। तो ये सीधा इसको नाम दे दिया BS6। अब गवर्नमेंट ने बोला कि मार्च 20 के बाद, मतलब अप्रैल 2020 के बाद जो भी गाड़ियां RTO में पासिंग होंगी, रजिस्टर होंगी, वो सिर्फ BS6 वाली होंगी, BS4 वाली हम अलाउ नहीं करेंगे। सेकेंड हैंड में खरीद रहे बेच रहे चलेगा, लेकिन नई गाड़ी अब BS4 वाली नहीं बिकेगी। लेकिन जैसे ये सब अनाउंसमेंट हुआ तब कोविड आ गया, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई, तो तब है ना मार्च 20 में सारी कंपनीज इस रेस में लगी थी कि BS4 वाला स्टॉक खाली करो। तो हैवी डिस्काउंट्स दे दे के वो लोग गाड़ियां बेच रहे थे कि भाई स्टॉक खाली हो जाए, क्योंकि फिर अब अप्रैल से तो पासिंग ही नहीं हो पाएगा, तो उसके पहले बेच के खत्म करनी है। अच्छा पब्लिक में उल्टा व्यू था, काफी लोग ये सोच रहे थे कि BS4 वाली नहीं खरीदनी है, हम BS6 वाली ही खरीदेंगे, वेट करते हैं। तो अब ये सब चीजों की वजह से कार मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा था, एंड देन आगे का तो आपको पता ही है वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी। बट पॉइंट ये है कि इस तरीके से नॉर्म्स जब गवर्नमेंट निकालती है, यहाँ पे सेकंड हैंड डीलर्स को भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब किसी ने डीलर ने BS4 वाली गाड़ी खरीद ली होगी, उसको क्या पता ये सब अचानक से आ जाएगा या स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो उसने अच्छे पैसे दे दिए कि चलो ठीक है गाड़ी इससे ज्यादा रेट में बिक जाएगी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई, अपने आप वो BS4 वाली गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, तो बहुत बार नुकसान में बेचना पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 0 है, उसमें कोई GST कलेक्ट करने की जरूरत नहीं। क्लियर ये सिचुएशन पता चल गई। तो इलस्ट्रेशन 30 आपका कंप्लीट, इसमें दोनों पॉइंट्स पूछे थे वो हो चुके हैं। अच्छा इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 31 है, ये जो मैं कल आपको बता रहा था कि अपना जो रूल नंबर 40, 44 वो सब बाकी है, जो मैंने पेंडिंग रखवाया था, तो ये इलस्ट्रेशन उससे कनेक्टेड है, तो अभी सॉल्व नहीं होगा, इसको आप पेंडिंग छोड़ सकते हैं। बाकी जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है उसमें से आप पहले इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे आ जाओ।
देख लो डेटा में क्या बोला है। यहाँ पे बोल रहे हैं मिस्टर एस सप्लाइड गुड्स एक्स टू मिस्टर आर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹5 lakhs एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। तो 5 लाख इज बिफोर जीएसटी अमाउंट, ये क्लैरिफाई कर दिया। मिस्टर आर ऑल्सो गिव सम मटेरियल टू मिस्टर एस एज कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई whose value was ₹20,000 excluding taxes. Mr. S has supplied the same goods to another person at a price of ₹5,71,200 including GST at 12%. Now determine the value of supply. अब देख लो क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सप्लायर जो है वो है मिस्टर एस और जो बायर है यहाँ पे वो है मिस्टर आर। अब जो भी गुड्स इसने सप्लाई किए उसके लिए जो कंसिडरेशन चार्ज किया वो कितना किया, 5 लाख रुपीज़ बिफोर जीएसटी। अच्छा, सिर्फ यही कंसिडरेशन है या कुछ और भी है, कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट और कोई पेमेंट्स है यहाँ पे? तो देखो बोला है ना, को 20,000 वाला अमाउंट दिया। मिस्टर आर गेव सम मटेरियल टू मिस्टर एस whose value is ₹20,000 बिफोर जीएसटी। तो ये भी तो इनडायरेक्ट पेमेंट हो गया ना। तो मतलब जो पेमेंट्स हुए उसमें 5 लाख रुपए तो पे हुआ कैश में इन टर्म्स ऑफ मनी, और 20,000 रुपीज़ का इन काइंड या इन गुड्स के फॉर्म में भी जो पेमेंट हुआ। तो देखा जाए तो 5,20,000 रुपए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पे किए गए। एक ये सिचुएशन है। अच्छा, दूसरा इसके साथ बोला है कि जो मिस्टर एस है ये आउटसाइडर को या बाकी लोगों को जब गुड्स बेचता है, सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स जहाँ पे वो पूरा पेमेंट रुपीस के टर्म्स में लेता है, तो वो ट्रांजेक्शन वो करता है 5,71,200, बट दिस अमाउंट इज विथ जीएसटी। तो यहाँ पे 12% जीएसटी इंक्लूडेड है। अब देखो डायरेक्टली कंपेयर नहीं हो सकता क्योंकि ये बिफोर जीएसटी है, ये विद जीएसटी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जीएसटी कंपोनेंट हटाना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करके बता दो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना है और जीएसटी कितना है। 61,200 जीएसटी, तो बाकी का अमाउंट हो गया 5,10,000। दिस इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट ये है कि इस ट्रांजेक्शन में अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको माने, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि रूल कौन सा लगाना है। ट्रांजैक्शन वैल्यू तो पूरी तरीके से कंप्लीट है नहीं, वो तो रिजेक्ट होगी। तो कौन सा रूल लगा के हम इसमें वैल्यूएशन कर सकते हैं? स्टार्ट करना है 27 से। रूल नंबर 27 से आप देख लो कौन सा एप्लीकेबल होगा। 27, 28, 29, 30 कौन सा अप्लाई होगा? 27 अप्लाई होगा। 27 के टाइटल में क्या बोला हुआ है? When consideration is not wholly in terms of money। यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है, कंसिडरेशन है लेकिन पूरा कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में नहीं है, उसके साथ इन काइंड भी है। तो रूल तो फाइनलाइज हो गया कि 27 लगाना है। अब रूल 27 में वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको क्या पैरामीटर्स बोले वो भी देख लो। सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया, ओपन मार्केट वैल्यू, ये फर्स्ट, और रैंकिंग फिक्स है ना, अगर ओपन मार्केट वैल्यू बोला है तो वही लेनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, कैश प्लस काइंड। तीसरा ऑप्शन लाइक काइंड एंड क्वालिटी। फोर्थ ऑप्शन कॉस्ट प्लस 10%। ये 4 ऑप्शन है, बट आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, एनी वन नहीं ले सकते। सबसे पहला ऑप्शन ओपन मार्केट वैल्यू। आप देख लो ये पूरे डेटा में कहीं ओपन मार्केट वैल्यू है क्या? बोलो, जो डेटा दे रखा है उसमें कहीं ओपन मार्केट वैल्यू है? कौन सी? ये वाली। ये आउटसाइडर को बेचा है ना, इसमें बोला है कि जब किसी आउटसाइडर कस्टमर को फुल कैश में अगर हम बेच रहे हैं तो इस अमाउंट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसमें ये वाला जो अमाउंट है बोल सकते हैं ओपन मार्केट वैल्यू है। ये जो डेफिनेशन है ओपन मार्केट वैल्यू की, अननोन बायर सेलर के बीच में कितने रुपए पे डील हो रही है, दिस इज 5,10,000। तो यही है आपकी ओपन मार्केट वैल्यू, 5,10,000। ठीक है। अच्छा, ये वाला ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये कैश और नॉन कैश, तो ये भी है 5,20,000। लाइक वाला कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे आप? 5,10,000, क्योंकि रैंकिंग है पहले, अगर ये दे रखा है तो यही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो डेटा में ये सब चीजें नहीं दी होती तो क्या ऑप्शन था हमारे पास? 5,20,000। तो रैंकिंग के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अपना जो आंसर आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई दैट विल बी 5,10,000। तो समझ आया? तो रूल का कैसे एप्लीकेशन करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप भी वैसे ही डायरेक्शन में सोच सको। पहले डेटा समझ लो, रूल डिसाइड करो, फिर रूल क्या बोलता है वो इम्प्लीमेंट करो। अपने को अपना दिमाग नहीं लगाना है, रूल में क्या बोला है वो फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और कुछ भी नहीं। बोलो, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं समझ आया, कैसे अप्रोच करना है, कोई डाउट है तो बोलो। है कोई कुछ भी क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसी सम में अभी और भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। ये पहला क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आ गया। आंसर तो सर डायरेक्टली वही लिखना है ना, ये दूसरा समझाने के लिए
ये आपको रूल 27 समझाना पड़ेगा थियरी में। नहीं, ये नहीं लिखना है, बट आपको ये समझाना पड़ेगा कि ये 4 चीजें होती है, हमारे पास ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ये आंसर है। तो आपको ये चीज़ नहीं समझानी, बट जब रूल एक्सप्लेन करोगे एज एन एक्सप्लेनेशन तो आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे, उसके मार्क्स होंगे। सब्जेक्टिव पेपर में टैक्स में आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, उसके मार्क्स नहीं है, आपको वर्किंग नोट में एज अ थियरी ये रूल समझाना पड़ेगा। अब इतना क्वेश्चन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछा है तो सिर्फ 5,10,000 लिखने के 5 मार्क नहीं देंगे, आया कहाँ से उसके रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, तो रीजन दो एंड देन अपना आंसर समझाओ तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अदरवाइज ये लोग क्या करते हैं, फाइनल आंसर सिर्फ कोई लिख के आता है ना, तो 5 में से 1, 1.5, 2 मार्क्स देके छोड़ देते हैं, बाकी के मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर आप सोचो यार पूरा आंसर सही है, सारा कैलकुलेशन करेक्ट है, फिर रीजन तो दिया नहीं ना, आया कहाँ से, सिर्फ नंबर ही लिखना है तो तुक्के में किसी का भी सही हो सकता है, आपको प्रॉपर रीजनिंग देना पड़ेगा, तो इसके ज्यादा मार्क्स होंगे, वो ध्यान रखना। और भी क्वेश्चन है इसमें, वो भी देख लें। आगे देखो, व्हाट वुड योर आंसर बी इफ द प्राइस ऑफ ₹5,71,200 इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू आर। अब बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चन है बट ये अवेलेबल नहीं है, अब यही ऑप्शन बचा, ठीक है। तो सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है उसमें फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। अब क्या, एक बार आपने रूल तो समझा दिया थियरी में, रीजनिंग में, अब सीधा आप लिख सकते हो कि भाई एज पर द अबव मेंशन्ड रूल दिस विल बी द सिचुएशन, आंसर विल बी 5,20,000 इन केस ऑफ सेकंड पॉइंट, बिकॉज वहां पे ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं, ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो यही ऑप्शन बचता है वैसे। फिर थर्ड क्वेश्चन भी है, what would your answer be in case open market value is also not available but at the time of supply of goods identical goods have been supplied at a value of rupees 5,25,000। बट इसमें फिर कंसिडरेशन अवेलेबल है कि नहीं वो क्लियर नहीं किया ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसमें बोला है कि ओपन मार्केट वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है, तो वो तो हमें पता चल गया कि ये वाला डेटा अवेलेबल नहीं है। दूसरा जो है 5,20,000 वाला जो अमाउंट है, ये अजम्पशन ले लो कि वो भी अवेलेबल नहीं, वो मेंशन नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो मेंशन करते तो क्लैरिटी आ जाती। इस सिचुएशन में देखो वो ऐसा बोल रहे हैं कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला अमाउंट अवेलेबल है 5,25,000, बोला ये अवेलेबल नहीं है, बट इसके बारे में कुछ क्लैरिफाई किया नहीं वहाँ। अगर ये अवेलेबल है तो फिर वापस यही आंसर हो गया, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर ये आंसर हो गया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वहाँ पे उस चीज़ को अजम्पशन में लिख लो या क्वेश्चन में ऐड कर लो कि ये जो पॉइंट पूछा है इसमें ये डेटा भी अवेलेबल नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है, ये मिसिंग है, ऐसा मानो, गुड्स की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ऐसा अज्यूम कर लेते, तो फिर अपना आंसर बनेगा 5,25,000। वो चीज़ क्लैरिफाई करनी चाहिए थी वहाँ पे, बट क्वेश्चन में नहीं की, एग्जाम में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिर तीसरा ऑप्शन वही है, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ये सब तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 5,25,000। और सपोज एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया, ये जो लास्ट पार्ट है इसमें सिर्फ इतना ही बोला है कि ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, तो चलो ये अवेलेबल नहीं समझे, बट व्हाट अबाउट दिस, ये क्लैरिफाई तो किया नहीं, तो आप अपना अजम्पशन लिख के फिर आंसर निकाल सकते हो। अब जैसा लिखा है तो कॉमन सेंस तो ये बोलती है कि सिर्फ ये अवेलेबल नहीं मतलब ये तो होगा, ये इसके बारे में तो कुछ मना किया ही नहीं, तो देखा जाए तो ये अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ऊपर के डेटा में ये चीज़ बोली है, तो मेरे पास ये वैल्यू भी है, मेरे पास ये वैल्यू भी है, तो फिर मैं रैंकिंग के हिसाब से ही चलूंगा ना, तो आंसर तो वापस 5,20,000 ही होना चाहिए। तो आप वो चीज़ नोट में क्लियर कर देना कि अज्यूमिंग दैट दिस डेटा इज अवेलेबल, ये क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं बोला है कि दिस इज नॉट अवेलेबल, तो इन दोनों में से रैंकिंग के हिसाब से पहले ये आएगा, तो थर्ड क्वेश्चन में भी आंसर 5,20,000 ही रहेगा। ऐसा आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हो अगर कहीं पे कुछ ऐसा ओपन एंडेड या कंफ्यूजिंग है, बट अपन ने यहाँ क्वेश्चन में अजम्पशन ले ही लिया कि अवेलेबल नहीं है, ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। बट एग्जाम में कितनी बार ऐसा हो सकता है, एक आध क्वेश्चन में ऐसा ओपन एंडेड छोड़ दे, बोले यार ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, अब क्या करें, तो आप जो भी कर रहे हो वो चीज़ आप अजम्पशन में लिख सकते हो कि मैंने ये अज्यूम करके इस आंसर को निकाला है, ताकि चेकर को ये नहीं लगे कि इसका आंसर तुक्के में करेक्ट हो गया, इसको पता था क्या करना है, तो फिर आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। और जहां उन्होंने ऐसा ओपन एंडेड रखा होता है सॉल्यूशन में, उनके पास दोनों आंसर होते हैं कि अगर स्टूडेंट ने अजम्पशन लिया कि दिस डेटा इज नॉट अवेलेबल तो उसका आंसर ये होगा, उसने अजम्पशन लिया कि डेटा अवेलेबल है तो आंसर ये होगा, तो सॉल्यूशन की में दोनों चीजें होती है, तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने क्लियर नहीं किया, वो गलती आपकी नहीं, तो आप दोनों में से कोई भी चीज अज्यूम करो वो सही। बट अगर उन्होंने क्लियरली बोला है कि दिस इज नॉट अवेलेबल, फिर भी आप ये आंसर टिक करके आ गए या लिख के आ गए, वो गलत है। जब क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो जो बोला है वो करो, कंफ्यूजन है तो आप दोनों में से कोई भी चीज अज्यूम कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी अज्यूम करो लिख देना।
क्लियर कर देना क्या अजम्पशन थी, पता चला ये चीज, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 15 भी यहाँ पे कंप्लीट। कुछ नहीं समझ आया इसमें, कुछ पूछना है तो देख। अब इसके पहले इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, वो अपना नेक्स्ट टारगेट है। यहाँ पे बोला मिस्टर एक्स परचेजेज एन एप्पल आईफोन, ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज, डायरेक्टली दे दी। तो डेटा में से आप देखते जाओ क्या क्या अवेलेबल है, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 रुपीज। अब यहाँ पे आप जो मोबाइल खरीद रहे हो रजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हो, वो तो जीएसटी चार्ज करेगा, ये भी इम्प्लाइड है। आप एक्सचेंज में अपना पुराना मोबाइल फोन दे रहे हो, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अपना नया फोन खरीदते हैं तो पुराने वाले की थोड़ी बहुत जान तो बची होती है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा उसका, ठीक है। जो भी आए, कितनी बार तो डेड कंडीशन में होता है तो भी अपन दे देते हैं, तो भी उसका कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो आपने पुराना मोबाइल फोन एक्सचेंज में दे दिया। रजिस्टर्ड मोबाइल डीलर अग्रीड टू एक्सेप्ट ₹72,000 instead of his quote of ₹75,000 as he would still be in a profitable position. The old mobile phone can be sold for ₹10,000. अब पॉइंट ये है कि ओपन मार्केट वैल्यू 80,000 है, उसने ऑलरेडी आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया था और 75,000 ही मांग रहा था आपसे, तो ये 75,000 रुपीज मैं चार्ज करूंगा। फिर आपने उसको बोला पुराना फोन भी है, ये ले लो, इसका कुछ लेस हो जाएगा। तो उसने बोला पुराने फोन के और 3,000 रुपये में लेस कर रहा हूँ और नेट आपसे चार्ज करूंगा 72,000। क्लियर है? अच्छा, उसको पता है जो डीलर है, ये 3,000 का फोन मैं इसे ले रहा हूँ, आगे जब इसको सेल करूंगा ना तो 10,000 रुपये में बिक जाएगा, तभी तो वो मार्जिन अर्न कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपसे जो पैसे वो कम करके दे रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बढ़ा के ही बेचने वाला है। अब ये उसका ट्रांजेक्शन है, उससे अपने को मतलब नहीं है, वो अपने को 3,000 कम करके दे रहा है। अब ये जो है ये एक्चुअली में ट्रांजेक्शन वैल्यू, समझ आ रहा है? ओपन मार्केट वैल्यू कुछ और है। अब पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन में आप इस शॉप के ओनर को जो पेमेंट कर रहे हो, वो पूरा पेमेंट कैश में नहीं है, आप उसको 72,000 कैश दे रहे हो और एक मोबाइल फोन दे रहे हो सामने। समझ में आ रहा है? तो क्या पूरा पेमेंट या पूरा कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में है? नहीं। तो ये कौन सा रूल लगेगा देखा जाए तो रूल 27, कंसिडरेशन इज नॉट इन टर्म्स कंप्लीटली नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे आपने उसको 72,000 कैश दिया और एक पुराना मोबाइल फोन दिया, ये दो पार्ट्स में आपने उसको पेमेंट किया और उसके सामने आपने उससे आईफोन ले लिया। तो रूल कौन सा लग गया? 27। अब रूल 27 क्या बोलता है? वैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्या करें? यही ऑप्शन है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो क्लियर हो गया कि इस ट्रांजेक्शन में जो जीएसटी लगेगा वो कितने अमाउंट पे लगना चाहिए? 80,000। अपने रूल के हिसाब से ही चल रहे हैं, आपको भी उसी डायरेक्शन में सोचना है, रैंडमली नहीं सोचना है वरना आंसर नहीं आएगा। तो इसमें आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई सिंपल 80,000, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा पॉइंट ये कि जो डीलर है या शॉपकीपर है, उसने आपसे जो ये मोबाइल फोन खरीदा 3,000 रुपये में, इसमें कोई जीएसटी एक्सचेंज होगा? इसमें कोई जीएसटी की बात होगी? अब इसमें आप एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन याद कर लो। अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड डीलर को अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है इंट्रा स्टेट लेवल पे, तो उसमें जीएसटी एग्जेम्प्ट है। वही कार वाला एग्जांपल हो गया ना। तो यहाँ दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप उससे आईफोन खरीद रहे हो तो आप उसको पुराना फोन बेच भी तो रहे हो, तो पुराना फोन जो आप बेच रहे हो उस पर आपको इसके ऊपर उससे कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और वो रजिस्टर्ड डीलर है। नोटिफिकेशन की वजह से इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आ रहा है। आया समझ में? तो दोनों ट्रांजेक्शन की बात आपको सॉल्यूशन में समझानी पड़ी। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो आपने आईफोन खरीदा, उस पर 80,000 पे जीएसटी देना है, और आपने जो उसको 3,000 में फोन बेचा उस पर आपको उससे कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। कलेक्ट ना करने का रीजन अपना एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे एप्लीकेबल हो। डन? इलस्ट्रेशन 14-15 कंप्लीट। अब क्या बचा? एक 20 वाला बाकी है और एक 23। 20 और 23 वाले इलस्ट्रेशन जो है ना, मैं अभी फिलहाल पेंडिंग रखूंगा। रीजन थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी है, जो अपना 31 वाला जब कराना है ना उसके साथ साथ में ले लूंगा। तो एक इलस्ट्रेशन के लिए अपने को इस टॉपिक पे वापस आना ही है, तो मैं बाकी के सम्स पेंडिंग रख रहा हूँ। उसके अलावा कोई इलस्ट्रेशन बाकी है तो देख लो। 20 और 23 के अलावा और 31 के अलावा बाकी के तो सारे हो गए ना। ठीक, तो अपना और थियरी में भी सारे रूल्स हो गए थे। तो इसके साथ अपना जीएसटी वैल्यूएशन रूल्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। मैंने आगे वो थियरी बोली थी आपको पढ़ने के लिए, उसमें किसी ने रीड किया हो, कुछ क्वेरी हो? कौन से क्वेश्चन में है?
हाँ डी वाला ना, ओके ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला, देख लो पेज नंबर 56 पे। सेकेंडरी डिस्काउंट करके कुछ बोला हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। These are the discounts which are not known at the time of supply or are offered after the supply is already over। ये पहले ही क्लियर कर दिया। सेकेंडरी डिस्काउंट्स वो है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई पहले से पता नहीं थे। तो हमने देखा है कि ऐसे डिस्काउंट्स पे कोई जीएसटी का बेनिफिट मिलता नहीं है, आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ होगा। Messrs A supplies 10,000 packets of biscuits to B at 10 rupees per packet. Afterwards, A revalues it at rupees 9 per packet. Subsequently, A issues credit note to B for rupee 1 per packet. How to deal with such category of discount and what shall be the impact on ITC? देखें, it is clarified that the secondary discount shall not be excluded by determining the value of supply, as such discounts are not known at the time of supply. ठीक है। In other words, the value of supply shall not include any discount by way of issuance of credit note, except in cases where the provisions of section 15, subsection 3, clause B of the said act are satisfied. There is no impact on the availability or otherwise ITC in the hands of supplier. सिंपल कर देते हैं इसको, ये डिस्काउंट पहले से बोल के दिया नहीं गया था। 10 रुपए के हिसाब से बिल बन चुका था जीएसटी के साथ, बाद में बोला कि नहीं 10 के बदले 9 रुपए देने, तो ये जो डिस्काउंट है इस पे जीएसटी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सामने वाले ने आपको 1 रुपए पर पैकेट के हिसाब से क्रेडिट नोट दे दिया कि ये पैसा आप बाद में यूज कर लेना, लेकिन उस 1 रुपए पे जो आपका जीएसटी चला गया उसका कोई बेनिफिट गवर्नमेंट आपको नहीं देगी। ये डील करते टाइम अगर उसने आपको डिस्काउंट दिया होता कि 10 का एमआरपी है, मैं 9 रुपीज का बिल बनाऊंगा, तो ठीक था, वो प्राइमरी डिस्काउंट है, बट बाद में चीज डिसाइड होगी तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स में रेफ्रिजरेटर वाला बताया था कि घर पे रेफ्रिजरेटर लेके आ गए, वो डैमेज निकला, फिर सामने वाला वो डैमेज को कॉम्पनसेट करने के लिए आपको डिस्काउंट दे रहा है आफ्टर द बिल, तो उसका डिस्काउंट आप पैसा वापस ले लो बट जीएसटी कॉम्पोनेंट वापस नहीं आएगा। ये सिमिलर सिचुएशन होगी, एग्जैक्टली सेम पॉइंट। सेकेंड वन, where the ITC shall be available on input or input services in respect of manufacture and or supply in case of free samples or gifts। ओके, ये अभी सेक्शन 17 जो रेफरेंस में है वो अगले चैप्टर में मैं कवर करने वाला हूँ, तो उसमें आपको पूरा प्रोविजन समझा दूंगा। बाय डिफॉल्ट वो कवर हो ही जाएगा, आप वो चैप्टर के बाद जब इस पे आओगे ना तो ये पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आईटीसी बाकी है ना, तो अभी वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा। और कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी 4 में? ये तो डिस्काउंट वाला ही है ना, जितना डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड है वो बताएंगे, जितना डिस्काउंट पहले से डिसाइडेड नहीं है वो नहीं मिलेगा। सिंपल है, वॉल्यूम डिस्काउंट हो, ट्रेड डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, कुछ भी नाम से डिस्काउंट दिया गया, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर डिसाइडेड है। वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है, इतनी क्वांटिटी से ज्यादा खरीदोगे तो इतना डिस्काउंट, तो वो होलसेल रिटेल में चलता ही है, तो पहले से डिसाइडेड है तो आप क्लेम कर लो, उससे ज्यादा उसमें कुछ बोला नहीं। तो बाई मोर सेव मोर ऑफर है, जितना ज्यादा खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफर्स तो आपको मेट्रो मॉल में मिल जाएंगे, रिलायंस में भी है, सब जगह होता है, वहाँ पे देख सकते हो। वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स पर ये सब पे भी रखते हैं, 10 यूनिट खरीदोगे तो 2 बॉटल फ्री या 10% डिस्काउंट, 20 यूनिट खरीदोगे तो 15% डिस्काउंट। तो जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना डिस्काउंट परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इससे उनका स्टॉक भी जल्दी खाली होता है। अब ये जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं ना, जिनकी दुकानें हैं, एफएमसीजी स्टोर्स आपके घर के आसपास, ये खुद जाके रिलायंस और डीमार्ट से और ये सब मेट्रो मॉल से परचेज करके आते हैं। डीमार्ट में तो कितनी बार है ना, मैनेजर जो वहाँ पे होता है ना वो ध्यान रखता है, क्योंकि रिटेल वाले क्या करते हैं, वहां से जाते हैं एमआरपी पे 6%, 8%, 10% डिस्काउंट, वहां से गुड्स उठा के लेके आते हैं, फिर अपनी शॉप पे एमआरपी पे बेचते हैं। अब देखो जो ट्रेडर है वो तो मार्जिन ढूंढता है। अब होता क्या है कि जो शॉपकीपर है, अगर उसको उसका डीलर या सप्लायर 5% डिस्काउंट दे रहा है एमआरपी पे, तो इन शॉर्ट वो आपको प्रोडक्ट बेच के 5% कमा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, डीमार्ट अपने कस्टमर को एमआरपी पे 8% डिस्काउंट दे रहा है। अब ट्रेडर या शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो तो उसका खुद का फायदा है कि अगर वो डीमार्ट से खरीद के लेके आए और कस्टमर को बेचे, डीलर से मंगवाने से बेटर है, क्योंकि डीलर उसको कमीशन में 5% दे रहा है, डीमार्ट वाला उसको वैसे ही 8% डिस्काउंट दे रहा है, तो जब वो आगे एमआरपी पे बेचेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो बहुत सारे शॉप ओनर्स क्या करते हैं कि डीमार्ट में और मेट्रो मॉल में जाके बल्क में परचेज करके लेके आते हैं। अब इसमें ना रिलायंस वाले को ऑब्जेक्शन नहीं है, रिलायंस और मेट्रो, अब तो वैसे मेट्रो रिलायंस ने खरीद लिया, तो रिलायंस और मेट्रो वाला तो चाहता है कि आप बल्क क्वांटिटी लेके जाओ, तो दे आर लीस्ट कंसर्न कि आप ले जाओ ना, हमारा तो सामान बिक रहा है। लेकिन डीमार्ट वाला ये अलाउ नहीं करता है, तो डीमार्ट में ना मैनेजर घूम रहा होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बहुत बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो ना, तो बिलिंग काउंटर वाला उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई ये क्यों इतनी बल्क क्वांटिटी में खरीद रहा है, और एक ही बंदा बार बार खरीदता हुआ दिखेगा ना तो समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो अलाउ नहीं करते। तो डीमार्ट की पॉलिसी इस मामले में अलग।
फोर व्हीलर के लिए बोल रहे हैं किसी के RQ7382, तो फिर ठीक है, चलने दो। आगे बढ़ते हैं, बोलो और कोई क्वेरी? क्लियर ये बाकी सारे पॉइंट्स? चलो, तो अपना वैल्यू और सप्लाई वाला पॉइंट अभी जितना पढ़ना था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।